इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं समुच्चय। समुच्चय 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसका जो पहला टॉपिक है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। समुच्चय बेसिकली क्या होता है? समुच्चय होता है संग्रह। संग्रह मतलब कलेक्शन। तो बहुत सारी वस्तुओं का जो कलेक्शन होता है, बहुत सारी वस्तुओं का जो समूह होता है, उसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होगा उसको हम समूह कह देंगे। उसके लिए उन वस्तुओं को सुपरिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। सुपरिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। इस सुपरिभाषित होने का मतलब यह है कि जो भी वस्तुओं का समूह हो, जो संग्रह हो, उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए उसके कलेक्शन में। ठीक है। उसकी परिभाषा से ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो किसी चीज़ का समूह है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक समुच्चय है, कोई संग्रह है, उस संग्रह के अंदर प्रधानमंत्रियों का समूह है। प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो ये प्रधानमंत्रियों का जो समुच्चय है, क्या प्रधानमंत्रियों का समुच्चय नहीं, समूह है। प्रधानमंत्रियों का समूह। तो क्या ये एक समुच्चय होगा? ये एक समुच्चय बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। इसमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि ये प्रधानमंत्री कौन है। ये क्या भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है, सारी दुनिया के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है, समूह है। अगर सारी दुनिया के प्रधानमंत्रियों का समूह है तो वो प्रधानमंत्री कौन है? जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो हैं या भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कन्फ्यूजन हो, वहाँ पर उस सेट को या उस समूह को हम समुच्चय कभी नहीं कह सकते। ठीक है। समुच्चय होने के लिए वस्तुओं का सुपरिभाषित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सुपरिभाषित होने से मतलब ये है कि उनकी परिभाषा में या जो कलेक्शन लिया जा रहा है उसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब जैसे ये भारत के प्रधानमंत्री, अगर एक समूह है जिसमें भारत के सारे प्रधानमंत्री आते हों तो यहाँ स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का जो समूह होगा वो एक समुच्चय होगा। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि भारत के अब तक के कौन प्रधानमंत्री हैं, तो उस समुच्चय को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए समुच्चय होगा। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है वो है समुच्चय का संकेतन। समुच्चय को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो समुच्चय जो होता है उसे अपने आप में हम दिखाने के लिए कैपिटल एस या कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे SA। ठीक है। कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। समुच्चय को दिखाने के लिए। और समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, जो वस्तुएं समुच्चय के अंदर होती हैं, उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से। जैसे ए कोई समुच्चय है, उसके अंदर उसके अंदर सारे वॉवेल आते हैं, AEIOU। तो यहाँ स्पष्ट है 5 वॉवेल हैं, 5 वॉवेल का ये एक समुच्चय है। तो इस समुच्चय को दिखाने के लिए हम कैपिटल लेटर A का इस्तेमाल करेंगे और इसके जो अंदर अवयव हैं उन्हें दिखाने के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। और इस समुच्चय को दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके अवयव लिखे जाते हैं। तो ये होता है समुच्चय का संकेतन। अब कोई अवयव इस समुच्चय के अंदर है, उसके लिए हम बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिंबल होता है जिसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। तो अगर A एक अवयव है, A क्या है? एक अवयव है, अवयव या एलिमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट। A एक अवयव है। किसका अवयव है? इस समुच्चय A का। तो इसे दिखाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा बिलोंग्स टू का, यानी कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A। इससे यह इंडिकेट हो रहा है कि जो स्मॉल a है वो कैपिटल A का एक अवयव है। ठीक है। या E इस सेट के अंदर है तो E बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसका मतलब E एक अवयव है इस सेट का। ठीक है। या इस समुच्चय का। सेट मतलब समुच्चय। अगर कोई अवयव इसका एलिमेंट नहीं है, उसको दिखाने के लिए, अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है उसे दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है। और इसको लिखा ऐसा जाता है, जैसे सपोज इसके अंदर G नहीं है तो मैं लिखूँगा G डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है।
या एच नहीं है इसके अंदर, तो एच लिखूँगा, एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है। समुच्चय को दिखाने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी सी, कुछ भी हो सकता है वो। उसके अवयव दिखाने के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर कोई अवयव है किसके अंदर, सेट के अंदर या समुच्चय के अंदर कोई अवयव है, तो उसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करेंगे। ये क्रॉस कर देते हैं, इसे बिलोंग्स टू को काट के क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद में आता है समुच्चय का निरूपण। निरूपण मतलब कि समुच्चय को कैसे कैसे दिखाया जाता है। तो समुच्चय को दिखाने के लिए दो तरह की विधियों का यूज़ होता है। एक होता है तालिका विधि और दूसरी होती है सेट बिल्डर विधि, या हम कहते हैं इसको समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, एक होता है तालिका विधि। तालिका विधि को रोस्टर विधि भी कहते हैं। तालिका विधि को रोस्टर विधि या सूची विधि भी कहते हैं। रोस्टर विधि में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं, जो अवयव समुच्चय के अंदर होते हैं, उनको उन सारे एलिमेंट को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। जैसे एस एक ये समुच्चय है जिसके अंदर सारे वोवेल आते हैं, तो एस एक समुच्चय है, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, इसके सारे अवयव जो भी हैं, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ एस एक समुच्चय है और उसके अंदर सारी सम संख्याएँ आती हैं, तो 2 4 6 8 डैश करके, तो इसके अंदर सारी सम संख्याएँ आ रही हैं। तो ये रोस्टर विधि है जिसमें सारे एलिमेंट को इंडिविजुअली लिखा जाता है, एक एक करके लिखा जाता है, प्रत्येक एलिमेंट को दिखाया जाता है। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, सारे एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, इसमें सिर्फ एलिमेंट की या सेट की परिभाषा लिखी जाती है। जैसे एस एक सेट है, इसके अंदर एक्स एक एलिमेंट है या एक्स एक अवयव है, वो अवयव कैसा है, ये पी एक्स वो अवयव कैसा है, ये पी एक्स से पता चलेगा। ये पी एक्स क्या होती है, इस एक्स अवयव की परिभाषा होती है कि ये एक्स क्या है। पी एक्स इस एक्स के बारे में बताता है। जैसे एक्स उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो गुण पी एक्स को संतुष्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ एस इक्वल टू एक्स और मैं लिख देता हूँ एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है। अब ये एक समुच्चय है, हाँ ये एक समुच्चय है। ये कौन सा समुच्चय है, ये समुच्चय है सारे होल नंबर का, ठीक है। अगर मैं इसे समुच्चय तालिका विधि में लिखूं तो इसका मतलब ये है कि एक्स के अंदर एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो उठाए जाएंगे कहाँ से, डब्लू के अंदर से। डब्लू क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश, यहाँ से उठाए जाएंगे। तो अगर मैं इसे तालिका विधि में लिखूँगा तो यहाँ पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इस तरह से दो विधि होती हैं इसको दिखाने की। सब समुच्चय को, एक होती है तालिका विधि, दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। किसी भी विधि को इस्तेमाल करके हम समुच्चय को दिखा सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण जो संख्याएं हैं उनके समुच्चय हैं। कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के समुच्चय हैं, जैसे धन पूर्णांकों का समुच्चय है। धन पूर्णांक क्या होते हैं, सारी प्लस की संख्याएं, सारी पॉजिटिव की संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। इसे हम z प्लस से भी दिखाते हैं, कहीं i प्लस से भी दिखाते हैं, इंटीजर भी कहते हैं इनको। तो ये सारी धन पूर्णांकों का समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जहाँ तक भी नंबर होते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या है होल नंबर। जब पॉजिटिव संख्याएँ जो होती हैं उसमें ज़ीरो और इंक्लूड कर दिया जाता है तो ये बन जाता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। देख रहे हैं आप, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये सब, और कैपिटल लेटर बना हुआ है संख्याओं के समुच्चय को दिखाने के लिए। इसी तरह ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है। इसी तरह ऋण पूर्णांकों का समुच्चय इसे z नेगेटिव से दिखाते हैं या i नेगेटिव से दिखाते हैं। इसमें सारी माइनस की संख्याएँ आती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 और आगे तक। इसी तरह है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्याएँ भी आती हैं, प्लस की संख्या भी आती हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। माइनस की संख्या भी, ज़ीरो भी और प्लस की संख्या भी। इसे केवल i और केवल z से शो किया जाता है। तो ये हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद में परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो
पी वाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, बटे की फॉर्म में होती हैं, अपॉन में होती हैं, जैसे 2/3, 4/7, 3/8, 8/9, ये सारी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। तो इनका समुच्चय क्या होता है, क्यू। क्यू से शो करते हैं उसको हम, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा नहीं, ऊपर की जो 3 4 समुच्चय थे उनसे ये बड़ा होता है। बड़ा छोटा क्या होता है वो बाद में बताएंगे जब हम सब समुच्चय उपसमुच्चय पढ़ेंगे। उसके बाद में आते हैं समुच्चय या सेट, बातें की है पहले ही बताया। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं जो a+ib की फॉर्म में होती हैं। इस तरह से a+ib मतलब जैसे 2+3i, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग एक चैप्टर है, जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तभी और क्लियर हो जाएगा। तो जो a+ib की फॉर्म में होती हैं उनका जो समुच्चय होता है वो c कहलाता है, ठीक है। तो अब तक जो ऊपर मैंने बताया वो सब समुच्चय का बेसिक्स था। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि ऊपर क्या क्या बताया गया है। जैसे पहला एक एग्जाम्पल है, a बराबर क्या है, x, और x 11th का एक छात्र है। इसको बताना है कि क्या ये समुच्चय है या नहीं है। तो देखो x क्या है, ये सेट बिल्डर विधि में लिखा हुआ है, मतलब कि ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है कि x है कोई एलिमेंट, अवयव है किसका, a का, और वो इस तरह है कि x 11th का लंबा छात्र है। अब हमें ये नहीं बताया गया है कि वो 11th क्लास का जो लंबा छात्र है वो कैसे लंबा है, किसी सबसे लंबा है, किसी पर्टिकुलर छात्र से लंबा है, या किसी एक पर्टिकुलर लंबाई है जो फिक्स कर दी है हमने उससे लंबा है। तो यहाँ क्या है, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है क्या, लंबाई की, किस लंबाई तक को हम ये मान लें, किस लंबाई तक को हम ये मान लें कि वो लड़का लंबा है, ठीक है। अब क्लास में तो वही बहुत सारे लड़के होंगे, कोई 7 फुट का है, कोई 8 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 5 फुट का है। तो अगर किसी को लग रहा है कि जो 5 फुट वाला लड़का है वो लंबा है, क्लास में कक्षा में लंबा है, तो कोई कहेगा नहीं 6 फुट वाला लंबा है, 8 फुट वाला लंबा है, ठीक है, 7 फुट वाला लंबा है। अगर ये कहते कि एक्स जो है 11th का सबसे लंबा छात्र है, तो हम मान लेते कि जो 7 फुट लंबाई का लड़का है वो सबसे लंबा है, इसलिए 7 फुट वाला लड़का जो था वो इस सेट के अंदर आ जाता और सेट जो है वो पूरा हो जाता, ठीक है। सेट के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं, यही नहीं सोचें कि सेट मतलब संग्रह, सेट मतलब संग्रह है, कलेक्शन है, बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर ही सेट बनता है, लेकिन कभी एक वस्तु है तब भी उसको सेट माना जाएगा, ठीक है। आप ये मान के चलें। उसके बाद है तो ये हो गया कि ऊपर वाला है वो ये है, ये सेट नहीं है, ठीक है। ये जो है वो एक सेट नहीं है। उसके बाद में बी एक समुच्चय दिया है, उसके बाद में ये बी एक समुच्चय दिया है। क्या दिया बी में, बी में दिया ही एक्स इस तरह है कि एक्स कक्षा 11th का छात्र है जिसकी लंबाई 5 फुट से अधिक है। तो पूछ रहे हैं ये समुच्चय है या नहीं है। तो देखो बहुत ही स्पष्ट है, एक्स एक ऐसा छात्र है जिसकी लंबाई 5 फुट से ज़्यादा है। कक्षा में बहुत सारे छात्र होंगे, किसी की लंबाई 7 फुट होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 6.5 होगी, किसी की 5.5 होगी, ठीक है, किसी की 4 होगी, किसी की 4.5 होगी, फीट होगी, फीट या फुट बात एक ही है, ठीक है। तो मेरे इस सेट बी के अंदर कौन कौन से छात्र आ जाएंगे, इस सेट बी के अंदर वो छात्र आ जाएंगे जिनकी लंबाई 5 फुट से अधिक है, यानी कि 7 फुट वाला, 6 फुट वाला, 6.5 वाला और 5.5 वाला, बाकी सारे इसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि जो छात्र हैं उनमें से कौन से छात्र का हमें संग्रह बनाना है या समूह बनाना है, कौन से छात्रों का समूह बनाना है जिनकी लंबाई 5 फुट से ज़्यादा है। तो ये एक सेट है या समुच्चय है। तो ये एक पहचानने का तरीका होता है कौन समुच्चय है या नहीं है, जहाँ पे आसानी से जो समुच्चय निर्माण विधि है उससे अवयव निकाल के तालिका विधि बनाई जा सके, तालिका में अवयव बनाए जा सकें, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक समुच्चय है। जहाँ कन्फ्यूजन हो, थोड़ी भी बनाने में दिक्कत हो, एलिमेंट ना निकाल पा रहे हो, वहाँ हम कह सकते हैं कि वो समुच्चय नहीं है। अब
उसके बाद मैंने तुमको बताया था दो तरह से हम समुच्चय को दिखा सकते हैं। एक दिखा सकते हैं सारणी विधि में और दूसरी दिखा सकते हैं सारणी विधि या रोस्टर विधि में। दूसरी हम दिखा सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि। तो यहाँ पर जो अवयव दिए हुए हैं, जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो सेट दिए हुए हैं, वो समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं। इन्हें कन्वर्ट करना है, इन्हें चेंज करना है सारणी विधि या रोस्टर विधि में। जैसे इसने पहला सवाल दिया है a बराबर x, जहाँ x एक धन पूर्णांक है तथा x स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम है। तो इसे रोस्टर विधि में बनाना है। तो एक एक करके हम धन पूर्णांक उठाएंगे और उन्हें हम जो ये दो कंडीशन दी है इस पर सेटिस्फाई करवाएंगे और इस सेट के अंदर डालते जाएंगे, तो हमें एक प्रॉपर सेट या समुच्चय मिल जाएगा। जैसे धन पूर्णांक कौन होते हैं, मैंने बताया अभी। धन पूर्णांक होता है आई प्लस कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होता है 6 7 आगे तक। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या है, धन पूर्णांक 1 है। ठीक है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा 1, वो किससे आएगा 40 से छोटा। 40 से छोटा आएगा, इसका मतलब इस सेट के अंदर 1 आएगा। दूसरा एलिमेंट उठाता हूँ मैं, दूसरा भी उठाता हूँ 2, और 2 का स्क्वायर करता हूँ क्या मिलेगा मुझे 4। 4 कैसा है 40 से छोटा है, तो 2 भी इसके अंदर आएगा। तीसरा एलिमेंट उठाता हूँ मैं, ध्यान रखना है 4 नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं लिखना है हमें उसका स्क्वायर नहीं लिखना है, हमें उस अवयव को लिखना है। तीसरा एलिमेंट उठाता हूँ 3, 3 का स्क्वायर करता हूँ 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 40 से कम होगा, 9 आएगा। तो सॉरी 3 का स्क्वायर 9 आएगा, वो 40 से कम होगा, तो 3 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, इसका एक अवयव होगा। 3 के बाद मैं उठाता हूँ 4, 4 का स्क्वायर करता हूँ क्या मिलेगा मुझे 16, 16 यानी कि 16 भी क्या है 40 से कम है, तो इसलिए यहाँ पर 4 भी आएगा। इसी तरह 5 उठाता हूँ, 5 का स्क्वायर करूँगा 25, 25 भी क्या होगा 40 से छोटा होगा, तो 5 भी इसके अंदर आएगा। इसी तरह 6 क्या होगा 36, 36 भी क्या होगा 36 क्या होगा 36 आएगा। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा 6 स्क्वायर 36, 36 लेस देन है 40 से, तो 6 इसके अंदर होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ मैं 7, 7 का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा 49, 49 क्या है छोटा है 40 से, ये 40 छोटा नहीं है, तो 7 इसके अंदर नहीं आएगा। यहीं तक 6 तक जो एलिमेंट होंगे, 6 तक जो धन पूर्णांक होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे, समुच्चय के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका था बदलने के लिए रोस्टर विधि में जो अवयव दिए हैं उनको। दूसरा सवाल है कि x है एक अभाज्य संख्या तथा x 17 से छोटी संख्या है। x एक संख्या है जो x एक अभाज्य संख्या है तथा वो 17 से छोटी है या 17 के बराबर है। इसका मतलब ये है x लेस देन इक्वल टू 17, इसका मतलब x 17 के बराबर या 17 से छोटी है। तो अभाज्य संख्या हमें पता है पहले क्या होती है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, उसके अलावा वो किसी से कट नहीं सकती, यानी कि उसमें किसी और से भाग नहीं हो सकती। जो 1 से और अपने आप से विभाजित हों, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस सवाल में हमसे पूछा है कि ऐसा समूह बनाइए, ऐसा संग्रह बनाइए जिसके अंदर अभाज्य संख्याएं आती हों वो 17 से छोटी हों। तो आसान है बहुत, समूह ले लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट डाल देते हैं। 2 17 से छोटा है और अभाज्य है, 3 17 से छोटा है अभाज्य है, 5 17 से छोटा है अभाज्य है, 7 17 से छोटा है अभाज्य है,
उसके बाद 11 17 से छोटा है बर्थडे, 13 17 से छोटा है बर्थडे, 14, उसके बाद 17 17 से छोटा है और 17 इसमें दिया 17 से छोटा है उसके बराबर भी ले सकते हैं, अभाज्य है। ठीक है, उसके बाद में आता है 19 19 17 से बड़ा हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, 17 तक जो एलिमेंट होंगे या 17 तक जो अभाज्य संख्या होंगी वो इसके अंदर आएंगे। तो ये हो गया रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि में हमने इन एलिमेंट को दिखा दिया। आज के लेक्चर में इतना ही। टू कंटिन्यू वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा सेट से रिलेटेड। टू वॉच इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम है उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।